सबको ओम शांति। आज हम सब लोग पूर्वांचल के एक बहुत श्रेष्ठ कवि त्रिलोचन जी, जिनका असली नाम वासुदेव सिंह था और जो साहित्य जगत में त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हैं, त्रिलोचन जिनके 3 नेत्र हैं, तो जिनका थर्ड सेंस बहुत ही अच्छा था, ऐसे कवि की एक बहुत प्रचलित रचना पढ़ेंगे और एक गांव की व्यवस्था का, गांव लोगों की दशा का चित्रण किया है कि किस तरह से अनपढ़ लोग पढ़ने को। अब एक चंपा एक लड़की है, ग्वाले की लड़की है, सुंदर नाम का एक ग्वाला है और उस ग्वाले को चंपा लड़की जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और उसको कभी बहुत प्रयास करता है को पढ़ ले, लेकिन फिर भी वो नए नए तर्क देती है, यहाँ तक कि वो गांधी जी को भी भला बुरा कहती है। तो आइए देखते हैं इस कविता को कैसे कवि ने इस अपने शब्दों के माध्यम से कविता को आगे बढ़ाया है। और पहले जहाँ साहित्य में राम कृष्ण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंपा जैसी एक अनपढ़ गंवार लड़की पर कविता लिखी है, तो यह उसके प्रगतिवादी सोच का प्रतीक है और कवि की मान्यताओं को दर्शाता है कि कविता किसी पर भी लिखी जा सकती है। तो देखिए कविता पर ही चलते हैं डायरेक्ट हम। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, चीनने मतलब पहचानती नहीं है। कविता देखते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जब मैं पढ़ने लगता हूं तो वह आ जाती है, जब मैं पढ़ने लगता हूं तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे स्वर निकला करते हैं। जैसे हम लोग हारमोनियम बजाना नहीं जानते तो ऐसा लगता है कि सारे गमपा हारमोनियम से कैसे निकलता है, वैसे जो अनपढ़ गंवार होते हैं कि ये जो लिखे हुए अक्षर हैं इसे कैसे लोग समझ लेते हैं, कैसे इसमें भाव होते हैं, तो इन सब का चित्रण कवि ने किया है। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो भाई ज्यादातर वैसे किसी भी वर्ण किसी भी रंग में लिखे जा सकते हैं, प्रिंटिंग किसी भी उसमें हो सकती है। पहले जमाना था जब काले काले अक्षर होते हैं, अब तो लाल पीले हरे नीले सब प्रकार के अक्षर होते हैं। लेकिन कवि ने उस जमाने का वर्णन किया है कि जब काली स्याही से ही प्रिंटिंग होती थी, तो कवि कह रहा है कि काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात वह अक्षरों को पहचानती नहीं है। और कभी कह रहा है जब मैं पढ़ने लगता हूं तो आ जाती है। जब कभी पढ़ने गांव में लोग बाहर ही बैठते हैं, शहर में तो लोग अपने अपने कमरों में बैठते हैं, लेकिन गांव का माहौल थोड़ा अलग होता है। गांव में क्या होता है, एक बड़ा सा चौपाल टाइप का होता है, अपना बैठ करके वहां सब लोग हवा भी लेते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। तो कभी इसी प्रकृति का जो बाहर पढ़ता था, तो चंपा आ जाती थी और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कभी कभी कब जो जोर से कविता वगैरह पढ़ता था तो चंपा बैठ के सुनती थी। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज माने आश्चर्य। अब देखिए ग्रामीण शब्दावली का भी प्रयोग कवि ने किया है, जैसे चीनती, गांव में ही बोलते हैं चीनना। इन काले चिन्हों से कैसे सब स्वर निकला करते हैं। अब वो सोचती है कि उसे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से ये लोग इसमें स्वर निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या लिखा है। आगे चलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह उधम करती है, कभी कभी कलम चुरा देती है, कभी कभी कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या है काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर वह चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब देखिए अर्थ देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है, अर्थात सुंदर ग्वाले की लड़की है। तो वो जिस परिवार से, यादव परिवार से है, अब वो क्या करती है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। तो उस परिवार में क्या होता है कि चौपायों, चौपायों का मतलब होता है 4 पैर वाले। तो जैसे भैंस है, बकरी है, गाय है, बैल है,
इन सबको चराने ले जाती है खेतों में, जंगल में। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे, वैसे चंपा है। तो अब चंपा के व्यक्तित्व की विशेषताएं बता रहा है कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। तो चंपा क्या क्या है? अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। अब देखिए, अच्छी कह रहा है, उसको चंचल बता रहा है, थोड़ा नटखट बता रहा है, और कभी कभी उधम करती, कभी कभी वो बदमाशी भी करती है। क्या क्या करती भाई? कभी कभी कलम चुरा देती है। तो कलम, वो बदमाशी इसलिए नहीं उसको संदर्भ में ले रहा है कि चूंकि वो कलम ऐसा नहीं करती कि कलम को हमेशा के लिए गायब करती, कहीं ऐसी जगह रख देती है कि जहां कभी थोड़ा आसानी से न पाए। तो क्या होता है, जैसे थे ढूंढ कर लाता हूँ किसी तरह से, फिर कभी उसको लाता है, पाता हूँ अब कागज गायब, तो कभी कभी वो कागज भी गायब कर देती है और परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कुल मिलाकर के कवि को परेशान करना चंपा अपना एक धर्म बना लिया है। यह उसकी उधम का एक तरीका है कि कभी थोड़ा परेशान रहे, क्योंकि इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। तो ये है, देखिए वो कहती है कवि से कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। गोदना का मतलब लिखते रहने को उसने कागज गोदना कहा है। गोदना उस संदर्भ में होता है कि जब कोई बेकार ही लिखे, कागज बर्बाद करे, तो उस संदर्भ में गोदना कहा जाता है कि कागज गोद रहे। तो फिर क्या हुआ? क्या है, काम बहुत अच्छा है। चंपा की नज़र में काम बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं समझती। अब वो चूंकि गायों को चराती है, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी यही है कि गाय बैल चराएं, भैंसों की सेवा करें। दुनिया का सबसे अच्छा काम यही है। अब उसकी नज़र में पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, तो कभी हंसने लगता है, चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम पढ़ लो। किसी दिन चंपा आई कवि के पास, और कवि ने उसे समझाया कि भाई तुम पढ़ लो। समझाने के उससे, हारे गाढ़े काम सरेगा। सरेगा, काम सरेगा मतलब कि काम अग्रसर, तो काम होगा, जो रुका हुआ काम भी बन जाएगा। फिर क्या हुआ? गांधी बाबा की इच्छा है। दूसरा तर्क उसने क्या दिया कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सभी लोग पढ़े लिखें। तो कवि ने एक और तर्क दिया कि गांधी बाबा के तर्क से हम समझाएं। अब देखिए चंपा क्या उत्तर देती है उसका। जब कवि ने कहा कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, तो उसके उत्तर में चंपा ने क्या कहा? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम साथ संग रहकर चला जाएगा कलकत्ता, बड़ा दूर है वह कलकत्ता, कैसे तुम उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो कवि ने जब इतना समझाया, तो चंपा क्या कहती? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और जो मैं ब्याह करूंगी तो बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे, कलकत्ता पर बजर गिरे। अब देखिए अर्थ देखिए, चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने क्या उत्तर दिया कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना लिखना है। तुम तो कहते थे, आप ये कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, और जो अच्छे लोगों पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे? क्योंकि चंपा की नज़रों में सबसे अच्छा काम है अपनी गायों की सेवा करना, उनकी चरवाही करना, उनको चारा पानी देना। पढ़ना लिखना उसके नज़र में है नहीं। तो उसके अगर गांधी बाबा कहते कि नहीं चौपायों की सेवा करो, तब तो चंपा मान जाती। अब लेकिन अब देखिए, देश के पिछड़े दलितों की विडंबना यह है कि अगर उनके कल्याण के लिए भी बात किया जाए, तो इतने मानसिक रूप से पिछड़े हैं कि वह उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो कवि ने प्रकारांतर से देश के पिछड़े दलितों की हालत पर भी करारा व्यंग किया है। कैसे लोग जिनको सुधार की इच्छा भी, क्या करो सुधार भी अगर चाहते हैं, तो उनको प्रतिगामी कदम लगता है कि उनको लगता है कि हमको और खराब करने की इच्छा है। जैसे चंपा कह रही है कि गांधी बाबा अच्छे हैं, अब अगर अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे? मैंने कहा, फिर कभी देखो आगे कहता, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लिखना अच्छा। दूसरा तर्क दिया कवि ने, हम देखिए नया तर्क कैसे काटती है। कुछ दिन तुम्हारे शादी होगी, ब्याह होगा, बालम संग साथ रहकर चला जाएगा कलकत्ता, क्योंकि उस जमाने में बेरोजगारी बहुत खराब थी और गांव में रहना एक प्रकार से कमाई का कोई जरिया था नहीं।
तो गांव के लोग गरीब ही बने रहते थे, थोड़ा अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए कलकत्ता बम्बई वगैरह जाते थे। उस समय आज कोलकाता कहते हैं, उस समय कलकत्ता था। तो कलकत्ता वगैरह जाते थे तो उसमें पत्र लिखते थे। तो अनपढ़ लोग बेचारे पढ़ ही नहीं पाते थे, दूसरों से पढ़वाते थे। वो जमाना था देश का। आपने वो गाना सुना होगा कि खत पढ़ दे संवरिया, खत लिख दे। एक फिल्म गाना बना कि खत लिख दे संवरिया की नाव गाँव रे, कोरे कागज पे लिख दे। केवल कागज को कोरा ही भेज दो तो उनको सब हाल मेरा पता चल जाएगा, क्योंकि अपने दिल की बात तो दूसरे से कह नहीं सकती। तो कभी इसलिए समझा रहा है भाई पढ़ लिख लोगी, और पढ़ो लिखोगी तो कम से कम थोड़ा सा अपने संदेशा उसे भेज सकोगे, उसके संदेशा पढ़ सकोगे। कैसे उसे संदेशा दोगे, कैसे उसके पत्र पढ़ोगे, दोनों काम आपसे नहीं हो पाएगा। न पढ़ना होगा न उसको पत्र लिखना होगा। मोबाइल का जमाना तो था नहीं, आज गए कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, हर आधा घंटा खबर मिलती रहती है। उस जमाने में तो पत्र का ही जमाना था, अंतर्देशीय और रजिस्ट्री वगैरह लोग भेजते रहते थे, और प्रेमी जन एक दूसरे का समाचार लेने के लिए व्याकुल रहते थे। अब कवित्री क्या कहती है, देखिए आगे कवित्री कह रहे हैं, चंपा क्या कहती है? चंपा कहती है कि हाय राम तुम कितने झूठे हो। अब देखो देश के समाज को समझाने पर क्या लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि हाय राम तुम कितने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैंने पढ़े लिखे हो फिर भी इतना झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। चंपा कह रही मैं तो शादी नहीं करूंगी, और जब ब्याह हो गया तो अपने बालम को संग साथ रखूंगा, अपने हस्बैंड, अपने पति को, बालम कहते हैं पति को, हस्बैंड जिसको आजकल हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसको अपने साथ ही रखूंगी, कलकत्ता पे कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, बजर माने वज्रेंद्र भगवान का वज्र जहाँ पर गिरता है बताते हैं उसका प्रहार कभी निष्फल है, वो नष्ट हो जाता है। तो चंपा जैसी लोगों की हाय थी कि आज कोलकाता जो है देश की आर्थिक राजधानी नहीं रही, नहीं तो किसी जमाने में कोलकाता देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों थी, वहाँ का व्यवसाय सारी चीज़ें बहुत अच्छे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि कवि, एक तो मुक्त छंद में रचना लिखी गई है, खड़ी बोली है, और ग्रामीण शब्दावली का कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है पूरी कविता में। माने कविता अगर ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई है तो उनके अनुकूल, जैसे चौपाया है और भी बालम है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये गांव में ही प्रयोग होते हैं, तो उनके अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। और बजर गिरे, वज्र को बजर कवि ने कहा है, तो उसमें गांव में ही इस तरह का प्रयोग होते हैं, शाब्दिक प्रयोग। तो इसके साथ ये कविता बहुत अच्छी है। और तत्कालीन सबसे बड़ी बात है कि जो देश के लोगों की दशा है, उनकी मानसिकता है, दोनों का ही कविता बहुत अच्छे से चित्रण करती है। तो आप इस कविता को पढ़ें, और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट करें। और मेरी शुभकामना है कि आपके अच्छे अंक आएँ, तब पढ़ेंगे तभी अच्छे अंक आएंगे, और इसके प्रश्न अभ्यास को भी हल करें। ओम शांति।